सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स के बारे में। 25 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किस अरब देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दी है। आपको पता है कि अरब कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो रहती है वो महिलाओं के अधिकारों के को लेकर के रहती है, लेकिन अभी सऊदी अरब ने क्या किया है कि सशस्त्र बलों में अपने वहाँ की जो सेना है वहाँ पे उनको शामिल करने की जो है वो मंजूरी दे दी है। एक्चुअल में 2019 में इन्होंने घोषणा कर दी थी, लेकिन फ़िलहाल जो 2021 में जा कर के इनको मंजूरी मिली है। इसमें इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या है डिस्कस करने वाला उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है कि लिखा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कैटेगरी जो है हमारी ओबीसी वर्ग की जो कैटेगरी है एनसीबीसी, उसके नए अध्यक्ष आपका लिखा गया है। एक्चुअल में नए अध्यक्ष नहीं है, इससे जुड़ी एक खबर आई है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका पहले तो आप अध्यक्ष देख लीजिए कि भगवान लाल सैनी नाम के अध्यक्ष हैं। और इससे जुड़ी खबर क्या है आपको पता होगा कि ओबीसी वर्ग से जो बिलोंग करते हैं लोग, जस्टिस रोहिणी आयोग एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें ओबीसी को और कैटेगराइज किया जा सकता है। और कैटेगराइज करने के लिए कमेटी गठित की गई थी, यानी इसकी उपवर्ग बनाने की कमेटी जो है गठित की गई थी। तो अभी जो फिलहाल जो भगवान लाल सैनी हैं वो सिर्फ 4 श्रेणियों के पक्ष में कि ओबीसी के अंदर सिर्फ 4 श्रेणियां होनी चाहिए। अब जो जस्टिस रोहिणी आयोग है उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है वो इसी जुलाई 2021 के अंदर देनी है। तो उसमें देखा जाएगा कि क्या जो है नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल इसके अंदर जुड़ी हुई इतनी खबर थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। किस भारतीय राज्य ने प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेज़बानी की है? तो राज्य आपको पता है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का ही शहर है खजुराहो। खजुराहो के वहाँ पर काफ़ी सारे जो है जैन मंदिर बने हुए हैं, हिंदू जैन मंदिर बने हुए हैं। और खजुराहो मंदिर जो है वहाँ पर जहाँ पे बोला जाता है कि नग्न मूर्तियाँ रखी गई हैं और काफ़ी ऐसी कलाकारी की गई है, और इसको क्या है यूनेस्को स्थल भी घोषित किया जा चुका है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये खजुराहो का मंदिर है। और 44 वर्षों बाद दोस्तों, 44 वर्षों बाद मंदिर परिसर में जो है खजुराहो का नृत्य हो रहा है। इससे पहले क्या ओपन ग्राउंड के अंदर ये नृत्य होता था, लेकिन अभी 44 ईयर्स आफ्टर 44 ईयर्स क्या हो रहा है, खजुराहो का नृत्य जो है वो मंदिर के परिसर में यानी मंदिर की बाउंड्री के अंदर ही किया जा रहा है। और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश ही कर रहा है, जहाँ पर ये मंदिर स्थित है खजुराहो शहर में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है और क्या आपके लिए चर्चा का विषय लेकर के आ रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। काला नमक चावल या बुद्ध चावल जिसको कहा गया है, जो हाल ही में चर्चा के विषय था, किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये चावल दोस्तों उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये सुगंधित चावल है, एक तरह का सुगंधित चावल है और सुगंधित चावलों की श्रेणी के अंदर ही आता है। इसको नाम दिया गया काला नमक चावल या बुद्ध चावल, दोनों ही नाम इसको दिए गए हैं। और सिंगापुर में इसका निर्यात किया जाना है। कहाँ पर निर्यात किया जाना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से सिंगापुर के अंदर इसका निर्यात किया जाना है। और वहाँ पर जो एक सिद्धार्थ नगर है, इसके कारण ही इसको बुद्ध चावल कहा गया, सिद्धार्थ नगर है। तो वहाँ इसको क्या किया गया और क्या घोषित किया गया है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी इसको घोषित किया जा चुका है। काला नमक चावल या बुद्ध चावल जिसको सिंगापुर के अंदर निर्यात किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। इसमें इतनी सी बातें थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियामक दायरे के तहत अनुच्छेद 371F के तहत किस बैंक को लाया गया है? यानी अपने जो नियामक है, नियामक यानी उसकी जो देखरेख है, यानी उस पर जो वो एक फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी आपको पता है आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंदर सारे बैंक जो है फिट होते हैं, और उसी फ्रेमवर्क के तहत जो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अब आरबीआई ले लिया है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है वहाँ का जो राजकीय बैंक है, यानी 1968 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की। और अभी ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था, लेकिन आरबीआई ने इसको भी अपने अंडर में ले लिया है। इसके लिए भी नियम कायदे कानून जो है अब आरबीआई बनाएगा अनुच्छेद 371F के तहत। तो इसमें इतनी सी बात थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो कांग्रेस की सरकार जो पांडुचेरी थी
पांडुचेरी के अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि पांडुचेरी का जो वहाँ पे जो राज्यपाल थी, उपराज्यपाल जी तो हमारी किरण बेदी जी, तो वो काफ़ी चर्चा में रही और काफ़ी सारे विवाद हुए उनसे जुड़े हुए। और उसके बाद अब पांडुचेरी की कांग्रेस की सरकार की जो वहाँ पे गिर चुकी है। वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी वी नारायण स्वामी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों इस्तीफ़ा दे दिया? क्योंकि अल्पमत के अंदर आ गए थे, उनके पास प्रॉपर अब नंबर नहीं बचे थे, क्योंकि 9 तो कांग्रेस के विधायक वहाँ पे थे प्लस 2 डीएमके, तो इन दोनों का क्या था, गठबंधन था। और टोटल इनके पास तो 11 सीट थी, जबकि विपक्ष के पास अब 14 सीट हो गई। तो ऑटोमेटिकली जो है सरकार जो है अल्पमत के अंदर आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो वहाँ पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार गिर गई है। ये खबर थी पांडुचेरी से जुड़ी हुई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पूर्व ट्राई चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ट्राई आपको पता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ही हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं और टेलीकॉम जो सेक्टर है उससे जुड़े जितने भी नियम कायदे कानून हैं वो ट्राई बनाती है। इनके पहले जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो राहुल खुल्लर जी, उनका जो है देहांत हो गया है। यही खबर थी, IAS अधिकारी थे ये एक, तो राहुल खुल्लर जी का निधन हो गया है। तो इसमें इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। भारत का पहला राज्य जो फिशरीज हब के रूप में उभर कर आया है, फिशरीज हब जिसको अपने हिंदी के अंदर बोल देंगे मत्स्य केंद्र, मत्स्य केंद्र, मत्स्य केंद्र बन करके उभरा है भारत का पहला। और कैसे उभरा है? क्योंकि वहाँ के जो वहाँ पे काफ़ी सारी 400 करोड़ रुपए की क्या की गई है, इन्वेस्टमेंट की गई है गोवा के अंदर। गोवा के अंदर आपको पता है सारा का सारा तटीय इलाका है, समुद्र है वहाँ पे। तो मत्स्य केंद्र, वहाँ पे फिशरीज हब यानी जो मछली पालन को लेकर के जो है वहाँ पे एक पूरा का पूरा केंद्र डेवलप किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे मछलियों का एक्सपोर्ट भी हो सके वहाँ से। तो 400 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर ये जो है काम हो रहा है, मत्स्य केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर ये फिशरीज हब पूरे की पूरी तरह से संचालित किया जा रहा है। और इसका जो उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी के जो हमारी मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह ने इसकी घोषणा की है। तो गिरिराज सिंह ने 400 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे क्या किया है, मत्स्य केंद्र की स्थापना की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड फेयर 2021 के 17वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो मेज़बानी कर रहा है उड़ीसा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उड़ीसा जो है 19 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक जो है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड फेयर, ट्रेड आपको पता है व्यवसाय से रिलेटेड जो है वहाँ पे फेयर लगाया जाएगा, कैसे व्यवसाय को प्रमोट कर सकते हैं और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उसकी जो प्रचार प्रसार किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड फेयर 2021 का अभी तक का 17वां संस्करण जो है मनाया जा रहा है और उसकी मेज़बानी जो होस्टिंग कर रहा है वो उड़ीसा देश कर रहा है। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, 19 राज्य भाग ले रहे हैं। एक तो 19 स्टेट जो है हमारे भारत के भाग ले रहे हैं और प्लस इसके अंदर 9 देश भी इसके साथ साथ भाग ले रहे हैं। तो इतने सारे जो हैं वो कैंडिडेट इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में एशिया विकास बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का पद जो है किसने संभाला है? तो आपको ये नाम तो याद रखना ही है, वो चोंग उम ने क्या किया है, नए MD बने हैं एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक आपको पता हो तो एशिया विकास बैंक जो है 68 देशों के सदस्यों के साथ ये काम करता है। ADB जिसको बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिलहाल इसके जो हैं 68 सदस्य देश हैं। और हेड क्वार्टर अगर मैं बात करूं तो फिलीपींस के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना है, हेड क्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस के अंदर है दोस्तों। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1966 के अंदर इसका क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और स्थापना का उद्देश्य था जितना भी एशिया क्षेत्र के अंदर जितने भी देश आते हैं और कुछ अदर कंट्रीज़ भी इससे जुड़ी हुई हैं, उनमें जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए प्रॉपर लोन सिस्टम जो है वो जारी करता है। तो ये एशिया विकास बैंक की कहानी होगी। फिलहाल जो MD नए बनाए गए हैं वो चोंग उम बनाए गए हैं। तो ये इसके अंदर बात थी, करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है जुड़ा हुआ था। बाकी और जानकारी आपको दे दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कांग्रेस के किस मंत्री ने पांडुचेरी में विश्वास मत खोने के बाद CM पद से इस्तीफा दे दिया? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। वी नारायण स्वामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो अल्पमत में आ गई थी सरकार और सरकार गिर चुकी है। कांग्रेस की सरकार जो है पांडुचेरी के अंदर गिर चुकी है। वी नारायण स्वामी वहाँ के जो थे मुख्यमंत्री थे।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में इंडियन ऑयल बोंगाईगांव रिफाइनरी में किस यूनिट को देश को समर्पित किया है? तो इंडमैक्स यूनिट है, ऑलरेडी वहाँ पे यूनिट है, उसकी जस्ट क्षमता बढ़ाई गई है, इंडमैक्स नाम से यूनिट है। तो इसमें इतनी ही चर्चा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में क्या थे, आसाम के दौरे पे थे। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी घोषणाएं जो हैं वो आसाम के अंदर करके आए हैं। उसी संदर्भ में क्या किया है, इंडियन ऑयल की ये रिफाइनरी जो है देश को समर्पित की है। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन, उनके असम दौरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम में ये मिस प्रिंट है, इसको आप ना पढ़िए, असम के अंदर किस इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का वहाँ पे उद्घाटन वो करके आए हैं। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी एक असम दौरे से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो स्थानों के बीच में मेट्रो रेलवे का 4.1 किलोमीटर विस्तार का उद्घाटन जो है पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी ने किया है? अब ये पश्चिम बंगाल में किया है, तो नवापारा से दक्षिणेश्वर। तो ये 4.1 किलोमीटर ऑलरेडी वहाँ पे थी, लेकिन उसका एक्सटेंशन किया गया है। नवापार से दक्षिणेश्वर, ये दो स्थानों को जोड़ने का काम करेगी। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट जिसके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, किस नाम से बनाया जाएगा? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से क्या बनाया जा रहा है? 101 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस पर पैसा लगा रही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय सेना के सैन्य संचालन के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये भी आपको जस्ट नाम याद रखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को अब क्या है, सैन्य संचालन के नए महानिदेशक पद का कार्यभार जो है सौंपा गया है। और एक हल्का फुल्का क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में किस देश में, दिशा नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो आप इसको पढ़िए, किस देश के वायुसेना विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 सैनिकों की मौत हो गई? तो मैक्सिको के ये प्लेन था जिसके अंदर जो है आर्मी का प्लेन था, 6 सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाला उस पर हम डिस्कस करते हैं कि हाल ही में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर स्थापित की गई है। दोस्तों वहाँ पर ऑलरेडी जो है एक यूनिवर्सिटी थी जो 20 साल पुरानी थी, IITM, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला, 20 साल पुरानी थी। उसको ही क्या किया गया, अपग्रेड करके भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब रखा गया है ये आपको नाम याद रखना है, IT। तो ये आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम बता देता हूँ, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वहाँ की अब भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। IITM केरला को ये क्या किया गया, अपग्रेड करके ये बनाई गई। तो ये बात आपको याद रखनी है, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की जा चुकी है। अब इसमें इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन, कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये मिशन तो बहुत पुराना है, मिशन इंद्रधनुष। इसका नाम क्या है? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष में है क्या दोस्तों, ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक जो है अभियान चलाया गया था, जिसका अभी 8वां संस्करण चल रहा है, 8वां चरण चल रहा है। पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। इंद्रधनुष का 8वां चरण चल रहा है दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष है क्या? इसमें 12 तरीके के वैक्सीन लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। किसको लगाए जाते हैं? बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को लगाए जाते हैं। अब गहन अभियान इंद्रधनुष 3.0 या 3.0 क्या है? इसका 8वां चरण जैसे चल रहा है, आपको पता है मिशन इंद्रधनुष का। अब कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 में जो टीके नहीं लग पाए थे, कोविड-19 के दौरान आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें जो बंद हो चुकी थी, तो उसके दौरान जो बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो टीके नहीं लगे थे, इसलिए गहन अभियान चलाया गया है इंद्रधनुष 3.0। तो अब उनको टीके फटाफट से लगाए जा सकेंगे। तो ये अभियान था दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा ये अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
कि भारत सरकार और विश्व बैंक में किस राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए 68 मिलियन अमेरिकन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो नागालैंड। तो इसमें कुछ चर्चा का विषय नहीं है। नागालैंड में ये प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से जो है चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस पर कि आपसे जुड़ी खबर है। बहुचर्चित एप्लीकेशन अनअकैडमी ऐप अगर आपने यूज़ किया हो तो इसमें काफ़ी सारे टीचर जो हैं आकर के आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन। तो एक अच्छी एप्लीकेशन है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। और इसके अंदर क्या है, इनका अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है सचिन तेंदुलकर, जो कि महान खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के। सचिन तेंदुलकर को क्या किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसके साथ ही सचिन ने क्या किया है, इसमें अपनी एक हिस्सेदारी भी खरीदी है और साझेदारी भी की है अनअकैडमी में, जिसमें आने वाले टाइम में सचिन जो है खेल जगत की श्रेणी से रिलेटेड जो है वहाँ पे लेक्चर बनाते दिखेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो अनअकैडमी ने अभी क्या किया है, सचिन तेंदुलकर जी के साथ ऐसी साझेदारी कर ली है। आने वाले दिनों में आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सचिन तेंदुलकर के लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी है? तो कंपनी है दोस्तों पेनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड। तो इसको क्या मिल गई है, अनुमति मिल गई है TCL के अंदर एक हिस्सेदारी खरीदने की। अभी हिस्सेदारी वो खरीद रही है दोस्तों 26.12%। अभी पहले भी इसके पास हिस्सेदारी थी और अब बढ़ करके ये हो जाएगी 74.99%। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर इन्होंने हिस्सेदारी खरीद ली है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड दोस्तों वही कंपनी है जिसका पूर्व में नाम क्या था, VSNL था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम जानते थे। उसका बाद में नाम चेंज करके किया गया था TCL, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। लेकिन ये कंपनी वहाँ पे भी फ़ायदे का सौदा नहीं रही, इसलिए इन्होंने अपनी क्या है हिस्सेदारी पेनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड को बेच दी है। अब इसमें इतनी सी बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मुक्केबाजी के 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट हुए हैं दोस्तों। मुक्केबाजी की उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल पदक जीते हैं 12। तो ये आपको याद रखना है, 12 पदक जीते हैं। 16 से 20 फरवरी तक ये टूर्नामेंट हुआ था। इसमें इतनी सी बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा का विषय रही पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? तो राम माधव जी हैं। राम माधव एक काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं और इंडियन एक्सप्रेस और काफ़ी बड़ी अच्छी मैगजीन्स में ये लेखक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तमिल और हिंदी के अंदर ये लिख चुके हैं, इंग्लिश के अंदर भी लिख चुके हैं। बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट फिलहाल इन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्च की है, राम माधव इनका नाम है। तो इसमें इतनी सी बात थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट। ये अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार का अभी तक का पहला पेपरलेस बजट जो है और उत्तर प्रदेश इतिहास का सबसे बड़ा बजट जो है पेश कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। तो ऐतिहासिक बजट है, काफ़ी बड़ा बजट इन्होंने पेश किया, अभी तक का सबसे बड़ा बजट और पेपरलेस पूरी तरह से डिजिटल बजट जो है पेश किया गया है। इसके लिए काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग भी चल रही थी। सरकार का ये 5वां कंटिन्यू बजट है। योगी आदित्यनाथ ने 5वां कंटिन्यू बजट जो है पेश कर दिया है और राज्यपाल वहाँ के जो आपको पता ही है आनंदीबेन पटेल जी हैं। और राजधानी की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो इसमें इतनी सी बातें थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि हाल ही में किस पंजाबी गायक तथा अभिनेता का निधन हो गया है? सरदूल सिकंदर, काफ़ी महान कलाकार थे, महान गायक थे। सरदूल सिकंदर जी का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। पंजाबी गायक थे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोरी आई मस्ट टेल यू द जर्नी ऑफ एन एक्टर नामक पुस्तक का संबंध किस अभिनेता से है? कबीर बेदी जी से संबंध है। कबीर बेदी अभिनेता हैं तो उनसे संबंध है और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। कबीर बेदी उनकी आत्मकथा है। अब लास्ट क्वेश्चन उस पर हम डिस्कस करेंगे। मुक्केबाजी के 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो महिला टीम ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल पदक जो जीते थे इंडिया ने 12 जीते थे, जिसमें 10 तो जीते हैं महिलाओं ने और 2 जीते हैं पुरुषों ने। तो 10 महिलाओं में जो है वो महिलाओं ने 5 क्या किए हैं, गोल्ड उसके अंदर से लिए। तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे थे दोस्तों
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक ये क्वेश्चन पहुँच सकें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।